तो चलिए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार में। और आज हम लोग जो है कक्षा 10वीं के पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव और उसके डिस्कशन जो है देखेंगे, जिसमें आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो PYQs होंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। और हम लोग एक क्वेश्चन के साथ जो है बहुत सारे उसके विश्लेषण के तौर पर ऑब्जेक्टिव उसके इर्द गिर्द के पढ़ेंगे, जिससे आप सारे ऑब्जेक्टिव को एक बार में देख करके क्लियर हो जाएंगे। आपको याद करने का जो झंझट है वो समाप्त हो जाएगा। सिर्फ आप समझ करके परीक्षा में अच्छे से जो है आप लिख पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन जो है, हमारे सीरीज़ का पहला क्वेश्चन जो है ये रहा, जिसमें क्वेश्चन है कि बताइए निम्न में से कौन से, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई है। आपसे प्रश्न है कि किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई है। तो बच्चों आप जानते होंगे नक्सलवाद, माओवाद, नाजीवाद या फांसीवाद, ये वो शब्द हैं जो एक संगठन से जुड़ा हुआ है। और इस संगठन का अर्थ हुआ कि कहीं न देश के विभिन्न स्तरों पर जो है किसानों और जो आम जनमानस थी उनसे संबंधित शोषण और अधिकार के लिए जो है इन पार्टियों को बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं या आप जान लीजिए बच्चों कि ये नक्सलवाद जो है इसकी शुरुआत आपके भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के एक नक्सलवादी जगह है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। नक्सलवाद यानी बोले तो इसकी शुरुआत आपको भारत से हुई थी, भारत से हुई थी, इसकी शुरुआत भारत से हुई थी। ये भारत के कौन से राज्य से, तो पश्चिम बंगाल के राज्य से आप याद रख सकते हैं। वेस्ट बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी नक्सलवादी, है ना। नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी नक्सलवादी नामक जगह से जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फिर माओवाद की बात करें बच्चों, तो माओवाद की शुरुआत जो है ये आपको चीन से हुई थी, ठीक है। फिर आपको याद रखना है फांसीवाद जो है ये आपको इटली से इसकी शुरुआत हुई थी। और एक बात याद रखना है कि जर्मनी, नाजीवाद की शुरुआत जो है ये जर्मनी से हुई थी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि आपका आंसर जो है ये जो जर्मनी से हुई थी वो किस पार्टी या किस तरह के संस्था का जो निर्माण है हुआ था, तो वो नाजीवाद का शुरुआत हुआ था। तो बच्चों आपको विशेष करके याद रखना है इन शब्दों का अर्थ कि नक्सलवाद जो है ये जो नक्सलवाद नामक जो विचारधाराएं हैं या संस्थाएं हैं, इसका जो परिपोषण हुआ था, ये जो निकला हुआ था, ये भारत से निकला था। और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से नक्सलवादी नाम का एक जगह है वहाँ से निकला था। माओवाद चीन से निकला हुआ था और नाजीवाद जो है इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी और फांसीवाद की शुरुआत इटली से हुई थी। फिर हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। तो ध्यान से सुनिए, ये आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसमें भेदभाव का निषेध किया गया, अर्थात आप किसी से भी धर्म, जाति, वंश के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो अगर सीधी तरीके से अगर हम आंसर बताएं तो आप याद रख सकते हैं कि इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर जो है आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल जो है 15 जो है ये आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है, यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव को जो है यह वर्जित करता है। आर्टिकल 15 जो है ये आपको किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। देखेंगे आर्टिकल जो है ये क्या बताता है बच्चों, तो याद रखेंगे यह जो है भेदभाव का निषेध करता है। भेदभाव का निषेध जो है यह आर्टिकल जो है 15 में इसका दिया गया है, आर्टिकल 15 में इसका वर्णन है। अगर हम इसके इर्द गिर्द में और भी ऑप्शन का विश्लेषण करें तो आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 16 जो है यह सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है, समान अवसर की बात करता है। ये सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है। आर्टिकल 19 जो है ये आपको स्वतंत्रता संबंधित अधिकार का वर्णन करता है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है, ठीक है। फिर हम बात करें बच्चों, आर्टिकल जो 32 है ये जो है संविधान का प्राण भी कहा जा सकता है। ये आपका ये जो है एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल 21 जो है इसे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसमें दिया गया है। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह आर्टिकल जो है 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में दिया गया है। अर्थात यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है, तो वह सीधे जो है वह सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी आर्टिकल जो है 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार इसमें दिया गया है। यदि किसी भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वह अपनी याचना दे सकता है।
इसके अलावा बच्चों याद रखना है कि आर्टिकल 15 में किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है, अर्थात आप किसी से जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में आपको बताया गया है सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा, सरकारी नौकरी में किसी से भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और तीसरा सवाल है बच्चों, तीसरा हमारा सवाल है जिसका नाम है, देखो बच्चों क्वेश्चन कहता है तीसरा में कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कुपरिणाम का अर्थ है कि उसका एक बैड इफेक्ट या खराब परिणाम क्या हो सकता है। तो बच्चों देखिए, क्षेत्रवाद का अर्थ होता है, आप जानते ही हैं कि अपने अपने क्षेत्र को लेकर जब दो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के बीच में असमंजस या उनके बीच में भेदभाव बढ़ जाती है तो वह क्षेत्रवाद कहलाता है। और क्षेत्रवाद में अपना तो नहीं बल्कि वो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझकर और दूसरे को नीचे समझ करके जो है वह उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ जो है विपरीत व्यवहार करते हैं। आप जानते हैं, जैसे आप अक्सर जो है देख सकते हैं, उदाहरण लेते हैं, पॉलिटिकल पढ़ा होगा तो आपने बिल्कुल ही उदाहरण लिया होगा। जैसे कि आप श्रीलंका में देखोगे तो श्रीलंका में सिंहली भाषा के लोग वाले जो हैं वह तमिल भाषा के लोगों से क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, अर्थात जो है वो अपने अपने क्षेत्र को लेकर, अपनी अपनी भाषाओं को लेकर या किसी भी आधार पर भेदभाव बढ़ सकता है। लेकिन क्षेत्रवाद या किसी भी प्रकार का भेदभाव जो होता है वह आपसी मतभेदों को, लोगों के बीच के अपनत्व को समाप्त करता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या है, तो बच्चों क्षेत्रवाद का कुपरिणाम, क्षेत्रवाद का विचारधारा अगर दो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के बीच में आ जाएगा तो उससे लगाव नहीं बल्कि अलगाव फैलेगा। तो अलगाव का ऑप्शन होगा। यहाँ पर तो लगाव दिया है तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है। अब एक बात बताओ कि जहाँ पर आर्टिकल एक कहता है कि यह भारत राज्यों का संघ है और इसमें से कोई भी टूट नहीं सकता है, तो आप सोचिए कि अगर आप में क्षेत्रवाद की विचारधारा आएगी, क्षेत्रवाद की विचारधारा से लोग अपने आप को अलग करके देखने लगते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या ये देश की भलाई के लिए क्षेत्रवाद होगा? नहीं, इससे अपनत्व तो नहीं बढ़ेगा, इससे दो क्षेत्रों के बीच में अपनापन या भाईचारे का माहौल कायम नहीं होगा बल्कि अलगाव पैदा होगा। इसलिए यह राष्ट्र हित में कभी भी संभव या सही परिणाम नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता में तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन सिर्फ डी होगा, ये आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं बच्चों। अगला सवाल का अगर हम उत्तर देखेंगे बच्चों, अगला सवाल कहता है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग जो हैं वह किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं। तो बच्चों अगर डायरेक्ट हम इसका आंसर बताएं तो आप याद रख सकते हैं कि ब्रुसेल्स में अधिकांश लोग जो होते हैं फ्रेंच भाषी लोग हैं, यानी ब्रुसेल्स की जो भाषा है वह फ्रेंच है। ब्रुसेल्स की जो भाषा है वहाँ के 80% जो लोग हैं वह फ्रेंच भाषा को बोलता है। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डच भाषी लोग कहाँ हैं तो आपको याद रखना है कि डच जो है यह बेल्जियम की आधिकारिक भाषा है। यह बेल्जियम की जो है आधिकारिक भाषा है। यह बेल्जियम की जो है आधिकारिक भाषा है। यह बेल्जियम की आधिकारिक भाषा है डच। उसके बाद अंग्रेजी के बारे में तो आप सभी को पहले से ही जानकारी होगा कि अंग्रेजी क्या है। तो अंग्रेजी जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हर राष्ट्र में जो है लगभग इस भाषा के बोलने वाले लोग होते ही हैं। तो यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी। और ये जो अगर हिंदी की बात करोगे तो ये हिंदी जो है यह आपको भारत की एक भाषा है, भारत की एक भाषा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं बच्चों, इस तरह से याद रख सकते हैं कि ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं, डच भाषा बेल्जियम में बोली जाती है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी भारत की भाषा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। फिर हम बात करें बच्चों मराठी मानुस जो है, यह मराठी मानुस विवाद जो है, मराठी मानुस का विवाद जो है निम्नलिखित में से किस राज्यों से संबंधित है। तो बच्चों आप ये याद रख सकते हैं कि मराठी मानुस एक प्रकार का समझिए मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोगों में, महाराष्ट्र के आम जनमानस में एक प्रकार का अपने अपने अधिकारों को लेकर एक प्रकार का हुआ एक विवाद था जिसको मराठी मानुस का नाम दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मराठी मानुस जो है, मराठी तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। तो आप याद रख सकते हैं कि यह किस राज्य से संबंधित होगा, तो यह महाराष्ट्र से संबंधित होगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर सही होगा बच्चों, इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। इसके अलावा बात करें बच्चों तो पंजाब में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो आप याद रख सकते हैं पंजाबी, ठीक है। उसके बाद गुजरात में कौन भाषा बोली जाती है, तो गुजराती। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। और केरल में किस भाषा को बोला जाता है बच्चों, तो मलयालम इस भाषा के बोलने वाले लोग हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, मराठी मानुस आपको संबंधित है महाराष्ट्र से, और पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है और केरल में मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय संविधान के आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में
देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो चलिए इसका ध्यान से आंसर सुनिएगा। देखिए 19 में हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि 19 में जो है आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 में जो है आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप याद रख सकते हैं कि समानता का अधिकार जो है वह आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है। 14 से 18 के बीच में आपको किसका अधिकार दिया गया है? तो आपको समानता का अधिकार दिया गया है। 14 से 18 के बीच में आपको समानता का अधिकार दिया गया है। आपको हमने बताया, इस बारे में भी हमने बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार है और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर किसी भी भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये आपको आर्टिकल 32 में आपको जो है अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा और भी प्रश्न आपको याद रखा जा सकता है इसे कि आर्टिकल 19 में आपको कौन कौन से और अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए इसके लिए आप एक प्रकार का टैग वर्ड या ट्रिक वर्ड कहिए, इसको अगर आप ठीक से देखते हैं तो आप आसानी से सवालों का हल कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक ट्रिक याद रखना है, बोस संघ आया गया बस। बोस संघ आया गया बस, अगर इस ट्रिक को अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से आप ये याद कर लेंगे कि 19 में आर्टिकल जो 19 है जिसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उस स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बोस संघ आया गया बस, ये आपको ट्रिक वर्ड है, ये आपको याद रखना है कि बोस संघ आया गया बस। 19 में इतने सारे सेक्शंस बनाए गए हैं, 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, 19 का ई। तो वो से याद रखिएगा बोलने का अधिकार, यानी बोले तो क्या बच्चों, बोले तो क्या, तो 19 के ए में आपको आर्टिकल 19 के ए में यानी अनुच्छेद 19 के ए में आपको किसका अधिकार है? तो बोलने का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद जो है 100 से याद रखिएगा सभा की आज़ादी, यानी आर्टिकल 19 बी में यानी अनुच्छेद बी में आपको पूरे देश में सभा करने की भी आज़ादी दी गई है। उसके बाद जो है संघ से याद रखिएगा कि संघ बनाने का अधिकार, अर्थात जो है आपको 19 के सी में यानी आर्टिकल 19 के सी में आपको अधिकार है कि आप अपने देश में संघ का निर्माण कर सकते हैं, यानी संघ बना सकते हैं। उसके बाद आया गया मतलब क्या? तो आने जाने, यानी पूरे देश भर में आप आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। अर्थात 19 के डी में पूरे भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वह पूरे देश में आने जाने की उसे पूर्ण आज़ादी है। उसके बाद बस से आप याद रख सकते हैं कि बसने का आज़ादी, बसने की या रहने की आज़ादी। तो 19 के ई में बच्चों आपको अधिकार है कि आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं या रह सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 19 में इतने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, कुल मिला के 1 2 3 4 5 प्रकार के अधिकार हैं, यानी 19 में आपको 5 प्रकार के अधिकार हैं। बोलने की आज़ादी, सभा की आज़ादी, उसके बाद जो है संघ बनाने का आज़ादी, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, बसने या रहने की आज़ादी, ये कुल 5 प्रकार के आपको जो है 19 में आपको अधिकार दिए गए हैं, जो है आज़ादी स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं। अगर बात करें बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन का, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो इसका उत्तर हम बताना चाहेंगे बच्चों कि श्रीलंका में विभाजन का क्षेत्रीय रूप भी देखने को मिलता है और सामाजिक रूप भी देखने को मिलता है। इस तरह से आपका ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ए एंड बी, यानी ए और बी जो है इसका आंसर सही होगा, यानी ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्योंकि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का जो स्वरूप है वह आपको क्षेत्रीय स्तर पर भी देखा जाता है और आपको सामाजिक स्तर पर भी देखने को मिलता है। ये पाठ में आपने जरूर पढ़ा होगा। फिर हम बात करें बच्चों पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो ये जो पीटर नॉर्मन धावक जो था ये आपको ऑस्ट्रेलिया के एक धावक है, एक रनर है जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि रंग भेद के खिलाफ में आवाज़ उठाने वाला मार्टिन लूथर किंग जो थे ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये आपको जो है अमेरिका में जो रंग भेद या नस्ल भेद
रंग भेद या नस्ल भेद के खिलाफ में आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। इसके अलावा अगर ऑप्शन याद रखिएगा रंग भेद, यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं नस्ल भेद। नस्ल भेद, रंग भेद या नस्ल भेद के प्रति जो है विरोध करने वाले वो पहले व्यक्ति कौन थे? मार्टिन लूथर किंग, जिनकी एक पुस्तक भी है आई हैव ए ड्रीम। यानी उन्होंने अमेरिका में हो रहे नस्लीय या रंग के आधार पर भेदभाव का उन्होंने विरोध किया था और इसके लिए अमेरिकन जो वहाँ पे निग्रो जनजाति रहते हैं उनके बीच में उन्होंने लोगों में जागरूकता लाने के लिए आई हैव ए ड्रीम नामक जो है एक स्पीच या भाषण उन्होंने दिया था और लोगों में जागरूकता जगा करके वहाँ के आम जनमानस को अधिकार और न्याय के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया हुआ था, जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। अगर हम अब्राहम लिंकन की बात करें बच्चों, तो अब्राहम लिंकन कौन थे? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये अमेरिका के कौन थे बच्चों? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। फिर अगर बात करें बच्चों, ये जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन पहला राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। तो ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। और लुई सोलहवा के बारे में तो आपने जरूर पढ़ा होगा 9th कक्षा में। तो लुई सोलहवा कौन थे बच्चों? तो लुई सोलहवा जो थे ये आपको फ्रांस के राजा थे। ये फ्रांस के राजा थे। फ्रांस के राजा थे जिनका नाम था लुई सोलहवा। फ्रांस के राजा थे जिनका नाम था लुई सोलहवा। इस तरह से आप आंसर याद रख सकते हैं। मैक्सिको घटना के बारे में तो हमको लगता है कि सब कोई जानते होंगे। मैक्सिको घटना के बारे में आपको एक बार आपको उस पर प्रकाश डाल दें कि मैक्सिको में 1968 में एक प्रकार की ओलंपिक की गई। 1968 में मैक्सिको में 1968 में क्या किया गया था बच्चों? तो मैक्सिको में 1968 में एक प्रकार की जो है 200 मीटर का जो है एक प्रकार का दौड़, यानी दौड़ हुआ था। 200 मीटर का एक दौड़ हुआ था मैक्सिको 1968 में। क्या हुआ था? एक मैक्सिको ओलंपिक जो है 1968 में आयोजन किया गया था जिसमें 200 मीटर का दौड़ हुआ था। उसमें अमेरिका के 2 खिलाड़ी जीते थे जिनका नाम था एक था नाम टॉमी स्मिथ, एक का नाम था टॉमी स्मिथ और एक का नाम था जॉर्ज कार्लोस। ये 2 व्यक्ति कौन थे बच्चों? तो ये 2 व्यक्ति वो थे जो अमेरिका के 200 मीटर जो दौड़ हुआ था उस दौड़ में ये दोनों जीते हुए थे। ये थे टॉम स्मिथ और एक थे जॉन कार्लोस। जॉन कार्लोस जो थे ये दोनों ये व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? तो जिन्होंने 200 मीटर दौड़ जो है जॉन कार्लोस जो है इन्होंने जीता था। ध्यान दीजिएगा। मैक्सिको ओलंपिक 1968 में हुआ था जिसमें टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस नामक 2 अमेरिकी अश्वेत खिलाड़ी इस खेल में जीता हुआ था। ये दोनों कैसे थे? तो ये अश्वेत खिलाड़ी थे जिन्होंने इस पदक को जीता था। अश्वेत खिलाड़ी थे जिन्होंने इस पदक को जीता था। तो इस तरह से बच्चों आप याद रखिए कि जब ये जीते तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने हाथ को ऊपर उठा के और सर को नीचे झुकाकर इन्होंने ब्लैक पावर सैल्यूट किया था। ब्लैक पावर सैल्यूट किया था और पूरे दुनिया को ये बताना चाहें या विरोध करके उन्होंने जताना चाहें कि अमेरिका में किस तरह से रंग या नस्लीय आधार पर भेदभाव की जाती है, वहाँ के लोगों के साथ किस तरह से जो है अन्यायपूर्वक विधि व्यवस्था अपनाया जाता है या उनको अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके लिए जो है उन्होंने ब्लैक पावर सैल्यूट दिया था। इस घटना से हुआ ये कि अमेरिका के जो सरकार थी वो आगे चलकर इन दोनों खिलाड़ियों को सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं खेल से। परंतु आगे चलकर जो है पुनः ऐसा होता है कि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के द्वारा जो विरोध शुरू किया गया था इससे पूरी दुनिया में अमेरिका की जो है बहुत सारी जो है बातें जो है कम्प्लीमेंट के रूप में आती हैं, बहुत सारा निंदा होता है उनका। इस तरह से जो है बहुत हद तक जो है यह मानव अधिकार के पास यह बात चली जाती है और कहीं ना कहीं जो है इससे फायदा वहाँ के स्थानीय लोग जो भेदभाव या अन्य प्रकार के शोषण से जो प्रभावित हो रहे थे उनके पक्ष में यह जो है घटना लाभदायक रहता है। तो ये जो है यह रंग भेद से संबंधित यह घटना था जो कि मैक्सिको ओलंपिक जो था उसमें यह घटी थी। तो बच्चों आप याद रख सकते हैं कि मैक्सिको ओलंपिक की जो घटना थी यह किससे संबंधित थी? तो यह रंग भेद से संबंधित थी। सांप्रदायिक तो थी नहीं, जातिवाद की भी नहीं थी और आतंकवाद की भी नहीं थी। ये जो थी आपको रंग भेद से संबंधित थी ये। हाँ, फिर हम बात करें बच्चों, फिर हम आगे बात करें कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो सबसे पहले इसका स्टेट आंसर हम देना चाहेंगे कि इसका जो आंसर होगा यह 15 नवंबर 2000। ये तो सब कोई बच्चा वाला प्रश्न है, सब कोई जानते होंगे कि 15 नवंबर 2000 को ये जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ था। झारखंड राज्य का गठन हुआ था। झारखंड राज्य जो है झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर
2000 को हुआ था। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और इसी दिन आपको याद होगा कि 15 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। यानी बिरसा मुंडा जयंती जो था इसी दिन को था। बिरसा मुंडा जयंती जो है इसी दिन को था। किस दिन को बच्चों, तो ये 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती भी था। और इसी दिन जो है झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में गठन हुआ था। अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें कि 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, तो इस दिन जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है वह आपको हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। इसके अलावा 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, तो आपको याद रखिएगा उत्तरांचल का नाम रख के उत्तराखंड रख दिया गया था। उत्तरांचल से उत्तराखंड राज्य बनाया गया। उत्तरांचल से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। उत्तरांचल से उत्तराखंड राज्य बनाया गया कब, तो 9 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ बिहार से अलग होकर। और 15 नवंबर को ही क्या था, बिरसा मुंडा का जयंती था। तो इस तरह से आपका प्रश्न दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। चलिए आगे बात करते हैं। 12 नंबर सवाल जो है वो आपको कहता है बच्चों कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। यानी आपसे ये पूछा हुआ है कि कौन लोकतंत्र में विरोधी नहीं थे। तो आपको पता है कि मार्टिन लूथर किंग तो अमेरिका में रंग भेद का विरोध किया ही था। महात्मा गांधी जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने तो किया ही था रंग भेद का विरोध। दक्षिण अफ्रीका में तो रंग भेद का विरोध किया ही था। और मार्टिन लूथर किंग कहाँ किए थे बच्चों, तो ये अमेरिका में किए थे। कहाँ पर किए थे, अमेरिका में। ये अमेरिका में विरोध किए थे। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में। और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस तो बिल्कुल आपको याद होगा 1968 में मैक्सिको ओलंपिक हुआ था, वहां पर इन्होंने किया था। तो कौन नहीं किया था, कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने रंग भेद का विरोध नहीं किया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जेड गुडी। क्योंकि ये एक टीवी स्टार थे और इनका कोई ऐसा मोमेंट देखने को नहीं मिलता है जहां पर ये रंग भेद का विरोध मतलब रंग भेद का विरोध करते नजर आए हुए हो। तो ये रंग विरोध विरोधी नहीं थे, रंग भेद का विरोध इन्होंने नहीं किया था। करने वाले व्यक्ति में मार्टिन लूथर किंग थे, महात्मा गांधी थे और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और कौन थे, जॉन कार्लोस थे। ये वो लोग थे जिन्होंने रंग भेद का विरोध किया था। अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करें बच्चों, श्रीलंका का ये 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है, तो श्रीलंका में जो है खास करके वहाँ पर जो है भाषाई आधार पर भेदभाव होता है। क्योंकि वहाँ पर दो तरह के भाषा के लोग हैं। एक जो है सिंहली भाषा के लोग हैं, सिंहली भाषा, और एक जो है आपको कौन है, तो एक जो है तमिल भाषा के लोग हैं। और दोनों को लेकर जो है एक जजमेंट आया था जिसमें सिंहली भाषा के लोगों को आधिकारिक भाषा के रूप में जो है उनको मान्यता दे दी गई और तमिल भाषा को नहीं दे दी गई, जिसके कारण जो है कहा जा सकता है कि श्रीलंका में जो है भाषाई आधार पर आपको भेदभाव होता है। नस्ल एवं रंग के आधार पर तो आपको पता है, नस्ल एवं रंग के आधार पर तो अमेरिका में भेदभाव होता है। नस्ल एवं रंग के आधार पर अमेरिका में भेदभाव होता है ना। इसका घटना नस्ल एवं रंग के आधार पर अमेरिका की घटना है। जाति आधारित भेदभाव आपको भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। और वर्ण आधारित भेदभाव जो है ये भी आपको भारत में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपका आंसर भाषाई आधार पर भेदभाव होने वाला जो घटना है वो श्रीलंका से संबंधित है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। तो सत्ता में साझेदारी ये लोकतंत्र में ही हो सकता है, चूंकि लोकतंत्र में सभी को अवसर दिए जाते हैं। तो सत्ता की साझेदारी मतलब लोकतंत्र में ही इसका जो है एक अच्छा उदाहरण देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर आपको बी नंबर पे लगाना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करें कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर हो सकता है बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम की सरकार वहाँ पर सभी लोगों को समान जो है समान सीट या कह सकते हैं समान अधिकार या बहुत सारी चीज़ों में जो है वहाँ सभी को जो है बराबर का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए लोकतंत्र का एक सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम हो सकता है। फिर आगे हम बात करें, क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है। विधायक या सांसद बनना, नहीं। प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, अपनी भाषा धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। ये उत्तर सबसे अच्छा है। आप याद रख सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य होता है शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय, शासन और प्रशासन के जो भी निर्णय है उसको अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। ये सत्ता में साझेदारी का एक तात्पर्य हो सकता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है। तो जन्म के
जन्म के आधार पर भेदभाव तो कहाँ होता है बच्चों, तो ये भारत में ही होता है। जन्म के आधार पर भेदभाव जो है कहाँ पर होता है, तो ये भारत में होता है। अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो आप सभी को पता होगा कि भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन हुआ था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश का बच्चों। तो आपको 1953 में सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था। किस राज्य का, तो आंध्र प्रदेश राज्य का 1953 में सबसे पहले इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर, ठीक है। उसके बाद आप जो है इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है, तो किसी राष्ट्र के लिए है। तो बच्चों आप जानते हैं कि विविधता और विभेद तो हम जानते हैं कि विविधता से क्या होता है, विविधता से किसी देश में अनेक प्रकार के संस्कृतियों का समन्वय होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके आसपास में आप हिंदी भाषी हैं, कोई तमिल भाषी आ जाए, कोई उड़िया भाषी आ जाए, या कोई जो है अन्य भाषा के लोग वाले आ जाएं, तो आप क्या होते हैं, उससे सीखने लगते हैं, आप उनकी भाषा को कॉपी करने लगते हैं, आप उनकी भाषा को धीरे धीरे सीख जाते हैं, आपकी भाषा को वो सीख जाते हैं, उनकी संस्कृतियों को आप सीखने लगते हैं, उनके रहन सहन को आप सीखने लगते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बड़कपन है, या आप कह सकते हैं कि ये हमारी जो है अच्छाई है कि हम दूसरे संस्कृतियों को सीख रहे हैं, दूसरे की सभ्यताओं को सीख रहे हैं। तो सीखना एक बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, लेकिन कई स्तरों पर आप देखते हैं कि हमारे और उन दोनों लोगों के बीच में भेदभाव भी पनपने शुरू हो जाता है। तो किसी भी देश के लिए जो है विविधता और विभेद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। चूंकि हमने बताया कि सकारात्मक पक्ष ये हो सकता है जैसे कि आप उनसे सीख रहे हैं, अनेक प्रकार के रहन सहन, सांस्कृतिक विचार, सभी प्रकार की चीजें एक दूसरे में आदान प्रदान होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कई स्तरों पर ऐसा भी देखा जाता है कि उनके बीच में भेदभाव पनपना शुरू हो जाता है। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, यानी ऑप्शन जो है आपको सी यहाँ पर टिक लगाना है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका उत्तर आप सभी को इससे अच्छा क्या दिख रहा है? सबसे अच्छा उत्तर है कि सत्ता में साझेदारी जो है ये क्या करता है, तो सत्ता में साझेदारी मतलब कि सभी को अधिकार जब दिए जाते हैं, लोकतंत्र में सभी को अधिकार दिए जाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, विभिन्न प्रकार के जाति, समुदाय या जो भी वर्ग है उनके बीच में टकराव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये अच्छा आंसर हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग जो है 20 प्रश्नों को देखें, फिर इसी तरह से जो है हम अगली सेशन में जो है और भी सारे प्रश्नों का डिस्कशन और उनके प्रश्न को देखेंगे। इसमें बहुत सारे आपको PYQs मिलेंगे, इसमें कई सारे पूछे गए प्रश्न मिलेंगे आपको। तो ये परीक्षा ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, जो कि बहुत सारे जो है परीक्षाएं में पूछे जा चुकी हैं। आपके परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अच्छे से देखें और रिवीजन करें इसका। धन्यवाद।